आपका स्वागत है नीरज मैथमेटिक्स में। आज हम लोग क्लास टेंथ के केमिस्ट्री का पहला लेसन हम लोग पढ़ेंगे। और कल भी हम लोग पिछले क्लास में भी हम लोग क्लास टेंथ के पहले ही लेसन में कुछ पढ़े थे, रासायनिक समीकरण, और उसमें अभिकारक और उत्पाद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज उससे कुछ हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जितने भी मेरे चैनल पे मेरे स्टूडेंट्स हैं, सब कोई चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार आप लोग जरूर शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों के पास मेरा क्लासेस पहुंच जाए, और तब पढ़ाने में भी मज़ा आएगा और आपको पढ़ने में भी बहुत अच्छी फीलिंग्स आएगी। और अच्छे क्लासेस हम लेके आ रहे हैं। और बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स आ रहा है कि सर 12 का क्लास चलाइए, 11th का क्लास चलाइए। तो 11th का मैथ और फिजिक्स 2 क्लासेस आने वाली है, जल्द आ जाएगी। 1 से 2 दिन में आप लोगों की क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो आप लोग जल्दी से सब कोई आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम्स होगा तो हमको ज़रूर बताइए कमेंट्स करके, या मेरा पर्सनल नंबर भी है, इस पर व्हाट्सअप करके भी आप शेयर कर सकते हैं। 7250862104 पे आप कॉल करके भी अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मेरे व्हाट्सअप पर्सनल नंबर पर भी कमेंट करके आप लोग बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लासों में हम लोग पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो हमने बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलती है, अभिक्रिया करती है, तो एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। और नए पदार्थ का गुण जो होता है पुराने पदार्थ के गुणों से भिन्न होता है। तो वो हम लोग कल बताया था। लेकिन जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं की कुछ विशेषताएं होती है, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। उसमें क्या होता है, एक तो होता है किसी अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन होता है, चेंज इन स्टेट होता है। वह ठोस रहता है तो द्रव में बदल जाता है, द्रव रहता है तो गैस में बदल जाता है, गैस में रहता है तो ठोस में बदल जाता है। कल हमने दही और दूध का एग्जाम्पल देखा था, शुरू में ही हमने दही और दूध का एग्जाम्पल देखा था। तो दूध बताइए साफ लिक्विड होता है, लेकिन जब दही जम जाता है तो वह ढेला ढेला तरह का हो जाता है, इसलिए उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि ठोस में से गैस बन जाएगा, गैस से द्रव बन जाएगा, द्रव से कुछ भी बन सकता है। और दूसरा चेंजेज हमको दिखाई देता है रंगों में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन कलर, उसका कलर भी चेंज हो सकता है। बहुत सारी अभिक्रियाएं होती है जिसमें कलर भी चेंज होते हैं। तीसरा परिवर्तन होता है ताप में वृद्धि होती है, यानी कि ताप में परिवर्तन होता है। ताप में कमी भी हो सकती है और बेसी भी हो सकती है। जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो ताप में कमी बेसी, यानी कि ताप में परिवर्तन हो सकती है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। नेक्स्ट, गैसेस भी निकलते हैं, बहुत सारे गैसेस भी निकलते हैं, बहुत सारे अभिक्रियाएं होती है जिसमें से गैसेस बाहर निकलते हैं। और अवक्षेपण भी बनता है, अवक्षेप भी बनता है, एनर्जी भी बनता है, सब कुछ बनता है। तो ये हम लोगों का है रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो ये सारी क्रियाकलापें हमको देखने के लिए मिलती है। एक एग्जाम्पल देखिए, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, चूना में जब हम जल डालते हैं, वाटर डालते हैं, तो वह बुझ जाता है। जब हम पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो यह बनता है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। और उसमें से बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है, एनर्जी निकलती है। ऐसे हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं। तो आप लोगों को याद होना चाहिए बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaO होता है। क्या होता है, CaO होता है। और इसमें जब हम जल डालेंगे तो क्या होता है, जल का फॉर्मूला H2O होता है। अब रिएक्शन कराएंगे, जब CaO में जब हम H2O डालेंगे तो हमारा बनता है CaOH2। इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस ऊष्मा का निर्माण होता है, एनर्जी बहुत बड़ी मात्रा में निकलती है। तो इस तरह हम रिएक्शन कराते हैं तो कभी हो सकता है अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, टेम्परेचर में परिवर्तन हो सकता है, कलर भी बदल सकता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी क्रियाकलापें निकल कर आती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, CaO होता है।
जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। और बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaOH2 होता है। एग्जाम में हमेशा पूछता है कि बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaOH2 होता है। इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। कल हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन पढ़ा था, आज पढ़ना है केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। तो देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया को ही संकेत और सूत्र की सहायता से जो हम निरूपित करते हैं, लिखते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो इसका हम लोग परिभाषा रखा सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद को हम लोग उत्पादों और अभिकारक को संकेत एवं सूत्र की सहायता से निरूपित करते हैं। निरूपित क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जितने भी हमारे अभिकारक होंगे और उत्पाद होंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, सूत्र और संकेत की सहायता से निरूपित करेंगे, तो वह हमारा रासायनिक समीकरण कहलाएगा। देखिए, जैसे एक हम अभिक्रिया देख रहे हैं। अभिक्रिया है कि एक अभिक्रिया हम ले रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन गैस मिलाने से जल प्राप्त होता है। जल प्राप्त होता है। हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन गैस मिलाने से जल प्राप्त होता है। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसको हम लोगों ने इस तरह लिख दिया है, लेकिन उसको शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं ऐसे। जब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस और प्लस ऑक्सीजन गैस, कौन सा है, ऑक्सीजन गैस मिलता है तो क्या बनता है, जल का निर्माण होता है, यानी कि H2O। तो ये देखिए, इसको हम लोग लिख दिए थे, हमारा रासायनिक अभिक्रिया जैसे हुआ इस तरह हम लोग लिखे थे, उसको और चेंज करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, तीर निशान जल। अब इसको हम क्या करेंगे, संकेत से और सूत्र से लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा रासायनिक समीकरण हो जाएगा। तो इसका संकेत क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का H2 होता है, और इसका संकेत क्या होता है, O2 होता है, और जल का संकेत क्या होता है, H2O होता है। यही हमारा जो लिखने का तरीका है, इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। समझ में आ रहा होगा, यानी कि कोई भी इक्वेशन, कोई भी अभिक्रिया होगा, उसको हम लोग सूत्र और संकेत के माध्यम से लिख देंगे तो वह हमारा हो जाएगा रासायनिक समीकरण। आप लोगों ने देख लिया रासायनिक समीकरण क्या है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण कितने तरह के होते हैं।
रासायनिक समीकरण कितने तरह के होते हैं, तो आप जानिए रासायनिक समीकरण दो तरह के होते हैं। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। उससे पहले हम लोग कुछ और रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप्स के, हाउ मेनी टाइप्स इन केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो और हम कुछ फार्मूला को देखेंगे इस पर और कैसे हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं उसको देख, और बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तीर निशान मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम को लिखेंगे। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, तो Mg, क्या होता है Mg। और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2, क्या होता है O2। यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, इसलिए हम लोग O2 लिखे, नहीं तो सिंबल तो O ही होता है, ठीक है। तो Mg प्लस O2, और जब हम तीर निशान देते हैं तो हमको बनाना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम ब्रेक कर रहे हैं। कभी भी आपको कंपाउंड बनाना रहता है, कंपाउंड यानी कि यौगिक बनाना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी दो एलिमेंट्स होता है तो उसके हम लोग सिंबल को और वैलेंसी को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सिंबल और वैलेंसी को लिखते हैं। यानी कि एक समझिए, एक सपोज कीजिए कि मेरा एक एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट्स है मेरा A और दूसरा एलिमेंट्स है B, इसका वैलेंसी है X और Y। तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऐसे और ऐसे, तो हमारा कंपाउंड बनता है। जो बनेगा वह बनता है एक A Y और B X बनता है, यही हमारा कंपाउंड बनता है। उसी तरह हम लोग बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके लिए आपको एलिमेंट्स नेम, सिंबल और वैलेंसी आपको याद करना होगा। तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइएगा और हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप लोग एलिमेंट्स नेम और वैलेंसी वगैरह को याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब सब किसी को पता ही है मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7250862104, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे, तो Mg है, तो Mg का वैलेंसी कितना होता है, तो Mg का वैलेंसी 2 होता है और ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे MgO, यही हमारा बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि जब हम Mg को और O2 को मिलाते हैं तो क्या बन रहा है, MgO बन रहा है। इस तरह करके हम लोग कंपाउंड को बनाएंगे। इतना समझ में आ गया। और बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। अगर सोडियम को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है और प्लस जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है। तो कैसे बनेगा भाई साहब, तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl पे हमको याद आया, HCl एक अम्ल है, वह कहाँ रहता है, हमारे पेटों में रहता है HCl अम्ल, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। याद रखिएगा, यह कहाँ होता है, तो हमारे पेट में होता है। पेट को हम लोग उदर भी कहते हैं। कहाँ होता है, पेट में हमारे अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, HCl अम्ल होता है, जो भोजन को सड़ने गलने से बचाता है और भोजन को पचाने में भी मदद करता है, ठीक है। और जब इसको हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, NaCl बनता है।
NaCl, यहाँ पे देखो सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, तो कैसे बनाएंगे? देखो तो Na हमारा एलिमेंट्स है और इसका वैलेंसी 1 होता है, और Cl क्लोराइड है और इसका वैलेंसी 1 होता है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा, और जल को आप तो जानते ही हैं H2O होता है। तो एक यहाँ पर भी नोट करने वाली बात है, NaCl को हम लोग साधारण नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण नमक। NaCl को हम लोग क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं। यानी कि साधारण नमक का अगर आपसे एग्जाम में फार्मूला पूछेगा तो क्या होगा? NaCl होगा, और HCl अम्ल का पूछेगा तो HCl तो होगा ही होगा। अब साधारण नमक पहले हम लोग यूज करते थे, बोरा का बोरा साधारण नमक हम लोग को मिलता था पहले, 2 रुपया में 3 रुपया में साधारण नमक मिलता था। लेकिन आज उस नमक को हटा के उसी नमक में हम लोग क्या करते हैं? आयोडीन डाल देते हैं, तो वह हो जाता है आयोडीन युक्त नमक हो जाता है। कौन सा नमक होता है? आयोडीन युक्त नमक होता है। और पूछता है एग्जाम में कि आयोडीन युक्त नमक खाने से कौन सी बीमारी नहीं होती है। आप लोग देखिएगा, पहले बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोग हम लोगों ने देखा है, घेघा जैसा बीमारी होता था, इतना बड़ा 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 कहीं कहीं लटका रहता था, तो वह घेघा जैसी बीमारी होती थी। तो आज आयोडीन हम लोग खाते हैं तो घेघा की समस्याएं नहीं है। ठीक है, तो पूछता है कि साधारण नमक खाने से कौन सी बीमारी होती है, तो घेघा की बीमारी होती है। और आयोडीन युक्त नमक खाने से कौन सी बीमारी नहीं होती है, तो घेघा की बीमारी नहीं होगी। इसलिए आजकल सभी जितने भी नमक आ रहे हैं सब में आयोडीन डालकर ही आ रही है आपके पास। इसलिए आयोडीन युक्त नमक खा रहा है तो किसी को घेघा की बीमारी नहीं हो रही है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। चलिए और आगे देखते हैं। यहाँ से कुछ और बातें निकल कर आ रही है। आप लोग समीकरण में देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, यानी कि रिएक्टेंट कहते हैं, हमारा रिएक्टेंट है। और इसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि दो या दो से जब अधिक रिएक्टेंट रहता है तो दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाया जाता है। या दो या दो से अधिक प्रोडक्ट होगा तो उसके दोनों के बीच में भी हम क्या लगाएंगे? प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, और 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट या 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट रहता है तो उसके बीच में क्या क्या लगाते हैं? प्लस का साइन को हम लोग लगाते हैं। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम लोग एरो का साइन देते हैं। किसका साइन देते हैं? एरो का साइन देंगे, यानी कि तीर का निशान देते हैं। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में हम लोग तीर का साइन देते हैं रासायनिक समीकरण में। और रिएक्टेंट को हम लोग LHS कहते हैं, लेफ्ट में लिखते हैं, और प्रोडक्ट को हम लोग RHS कहते हैं। यानी कि समीकरण में तीर के बाएं तरफ हम लोग प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और दाएं तरफ हम लोग तीर के बाएं तरफ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट करेंगे, और तीर के बाएं तरफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो जानिए, रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, और दूसरा होता है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में दोस्तों पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तब तक आप लोग मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ठोक के एक बार शेयर कीजिए कि सभी बच्चों के पास यह वीडियो या क्लास चला जाए, ताकि इससे भी बड़ा बड़ा क्लास कल से रिप्रेजेंट होने वाला है आपके पास। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर करना आप लोग नहीं भूलिएगा।